बस बस चलो, ओके। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ब्रीफ सा ही है, कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीन हम देखें। ठीक है। एक ड्रग होती है, तो ड्रग के अंदर बहुत सारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। एक्सीपिएंट्स के बारे में सुना कभी? ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हमने पैराडॉल लेनी है तो उसमें हमने उठाया और बस हमने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो खा लिया। ऐसे तो नहीं होता ना। बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली जा सकती हैं उसको स्टेबल करने के लिए, उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को बेटर बनाने के लिए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। ये सब वैक्सीन के साथ भी किया जाता है। क्यों? अगर आप सिर्फ एक वायरस की बात करें, ठीक है, आपने किल्ड वायरस लिया, आप सिर्फ किल्ड वायरस की बात करें, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं। उसको पहुंचाना भी तो है, बॉडी के अंदर पहुंचाना भी है। ठीक है। उसको पहुंचाने के लिए हमें व्हीकल भी चाहिए होगी, हमें बहुत कुछ चाहिए होगा। ठीक है। तो उस सब को मिला के हम क्या कहते हैं, वो कंपोनेंट्स ऑफ अ वैक्सीन है। फाइनली हमारे पास जो चीज आती है वो वैक्सीन है। ठीक है। बेसिक जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वैक्सीन आते हैं उसमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं वो दो हैं। एक एडजुवेंट्स होते हैं और एक एंटीजेंस। ठीक है। मेन जो काम कर रहे हैं वो कौन है? एडजुवेंट्स और एंटीजेंस। सेफ्टी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग, यानी हमारी सेफ रहे और लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए हमारे पास दो चीजें आती है, प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स। ठीक है। जो इसको स्टेबल बनाएंगे और जो इसको प्रिजर्व करेंगे। हम डिटेल में देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये स्टेबल किस तरह होना है और प्रिजर्व क्यों हो रहा है। ठीक है। यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती है। सेल कल्चर मटेरियल आ जाता है, इनएक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज होती हैं। ठीक है। अभी जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हम एंटीबायोटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं या हम प्रिजर्वेटिव्स की बात क्यों कर रहे हैं। एंटीजेंस हम ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वीक और डेड पैथोजेंस दैट कैन कॉज डिजीजेस। दे हेल्प द इम्यून सिस्टम लर्न हाउ टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस फास्टर एंड मोर एक्टिवली। ठीक है। पार्ट्स भी हो सकते हैं, पूरा भी हो सकता है। ठीक है। पार्ट ऑफ अ पैथोजन हो सकता है, पार्ट ऑफ अ वायरस हो सकता है। ठीक है। तो पूरा भी हो सकता है, उसकी कह सकते हैं कि अटेन्यूएटेड फॉर्म भी हो सकती है, वीक फॉर्म भी हो सकती है, या फिर किल्ड भी हो सकता है। ठीक है। Adjuvants की क्या है? Which are in some vaccines are substances that help the immune system respond more strongly to a vaccine. ठीक है। क्या करता है? स्टिमुलेशन को बेहतर कर देता है और इम्यून सिस्टम। This increases the immunity against the diseases. Aluminium is an example of an adjuvant. Aluminium is the world's most abundant metal found in plants, soil, water, and air. The quantities of aluminium present in vaccines are low and highly regulated. मेटल है ना? यस। तो हम बात कर रहे हैं कि ये आगे आपको कंसंट्रेशन बताएंगे भी कि ये चीजें कितनी कम कंसंट्रेशन में होती हैं और कितनी सेफ है। ठीक है। इसका कंपैरिजन देंगे कि डिफरेंट चीजों के अंदर, डिफरेंट फूड के अंदर ही कितनी है। तो फूड के अंदर है तो फिर फूड के अंदर सेफ है, तो ये वैक्सीन के अंदर भी सेफ रिकॉर्ड की जाएगी। तो एडजुवेंट में मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम होती है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का क्या फायदा है कि एक तो ये स्टेबलाइज करती है, दूसरा ये क्या करती है कि स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को। ठीक है। लेकिन इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन को यूज किया जाता है। प्लीज सॉरी, मेरे लैब से थोड़ा सा ना स्लो हुआ है आज फॉर सम रीजन। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स की बात की जाए। प्रिजर्वेटिव्स में बी डिफाइंड एज कंपाउंड्स दैट किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली बैक्टीरिया एंड फंगाई। होता क्या है कि जब आप वायरसेस की बात करें ना, हम वैक्सीन नॉर्मली किस लिए यूज, कौन सी यूज करते हैं? वायरल वैक्सीन यूज करते हैं। तो उसमें अगर compete करना पड़ जाए बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, हमारी एक वाइल है वैक्सीन की, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाए या फंगाई ग्रो करने लग जाए,
तो उसकी स्टेबिलिटी भी खराब हो जाएगी, उसकी वायबिलिटी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपस में compete करें और वायरस वायबल ही ना रहे। ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, they are used in vaccine to prevent microbial growth in the event that the vaccine is accidentally contaminated, as might occur with repeated puncture of multi-dose vials with a needle. अब जब हम लगाते हैं, ठीक है, जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि एक डोज के लिए एक वायल तो नहीं होती, और भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो हम नीडल क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं हर दफा। ठीक है, हर दफा जब हम उसे हाथ लगाते हैं, उसके ढक्कन को हाथ लगाते हैं, तो हमारे हाथ 100% क्लीन होते हैं। there is always a possibility of contamination। वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन है ना, तो वो वहां पे होती है, और उससे बचने के लिए क्या जरूरी है कि प्रिजर्वेटिव डालना चाहिए। ठीक है, कि कई दफा ये होता है कि वैक्सीन आज लगी और हो सकता है कि अगले 10 दिन बाद लगे, तो फिर क्या होगा, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उन दिनों में प्रिजर्व रखने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ से क्या जरूरी है, प्रिजर्वेटिव जरूरी है। ठीक है, in some cases preservatives are added during the manufacturing process to prevent microbial growth. However, improvements in manufacturing technology have markedly decreased the need to add preservatives during the manufacturing process। शुरू में ही क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ हो रही होती है, वहां भी तो ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहां भी देर आर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है, एडवांसमेंट के साथ अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है कि बहुत कम चांस है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। ठीक है, अगर सिर्फ मशीन से आप कर रहे हैं और उसमें ह्यूमन से नहीं आ रहे हैं, तो उसको स्टेरिलाइज कर रखना या उसको डिसइंफेक्ट रखना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि मेन फैक्टर कौन सा आता है, जब भी आप टच करते हैं। ठीक है, एक चीज है वो ऑटोमेटिकली काम कर रही है, मशीन है, तो उसमें चांसेस कम होंगे। ठीक है, उसकी सरफेस को स्टेरिलाइज करना या उसकी सरफेस को डिसइंफेक्ट करना आसान है। रियली सॉरी, आज ये थोड़ा सा ना वो हुआ है स्लो फॉर सम रीजन ना। अच्छा, प्रिजर्वेटिव्स में सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आती है थर्मोसोल की। मर्क्यूरी कंटेनिंग एजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमर्क्यूरियल भी इसे कहते हैं। ठीक है, सिंस 1930s इट हैज बीन वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन अ नंबर ऑफ इवेंचुअली लाइफ थ्रेटनिंग कंटामिनेशन विद द हार्मफुल माइक्रोब। सो मर्क्यूरी पहले जो है, एक जमाना था मर्क्यूरी वैसे भी यूज किया जाता था वुंड्स वगैरह पे भी, बाद में इन्हें पता चला कि ये खतरनाक है तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो widely used as a preservative in a number of biological and drug products. The documented antimicrobial properties of thermosol contribute to the safe use of vaccine in multi-dose vials and the ability to package certain vaccines such as those of seasonal and pandemic influenza. And multi-dose vials helps facilitate immunization. अगर आप इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो वह एक डोज के लिए एक वायल नहीं होती, मल्टीपल डोजेज होती है एक वायल के अंदर। और आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो कब यूज होगी, सीजनल यूज होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी तरफ से अगर आप देखें तो ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी ने भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आज तक लगवाई नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो थोड़े से पैनिक होते हैं, वो लगवाते हैं। ठीक है, बच्चों में ही होता है, मोस्टली बच्चों में लगाई जाती है, लेकिन हर बच्चे को नहीं लगाया जाता, क्योंकि हम कहते हैं स्ट्रेन में बदल जाना है, फायदा क्या। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जो लोग पैनल पे होते हैं वो लगवा लेते हैं, उनकी कौन सा जेब से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखे पैनल वाले लगवा लेते हैं कि बच्चे को लगवा लो, कम से कम फ्लू से बचा रहेगा पूरा सीजन। तो अगर आप देखें उसकी रेशियो बहुत कम है यूज होने की। तो मल्टीपल डोजेज अगर वो एक वायल से आपने लेनी है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ अरसे बाद फिर निकाला जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद निकाला जाएगा, वो एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए थर्मोसोल को नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वगैरह में यूज किया जाता है। अच्छा, a vaccine containing 0.01% thimerosal as a preservative. For comparison, this is roughly the same amount of element mercury contained in a 3 ounce can of tuna fish। 3 ounce कैन छोटा सा नहीं होता, उसके अंदर जितना ये मरकरी पाया जाता है उतना ही इसके अंदर है। तो अगर वो सेफ है तो फिर ये भी सेफ है, यानी इतना तो आप आराम से खा सकते हैं।
ठीक है, तो ये सेफ्टी का कंपैरिजन दिया गया है। थर्मोसो थाइमेरासोल थाइमेरासोल इज इन कंसिडरेशन ऑफ 0.001%, दैट इज 1 part in 1 lakh। ठीक है, 2.01%, 1 part in 10,000 हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन क्लियरिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोजेंस। कितनी कम अमाउंट चाहिए इसकी? तो ज्यादा चाहिए नहीं, तो ये सेफ है वैक्सीन के अंदर। While the use of mercury containing preservatives has declined in recent years due to the development of new product formulated into single dose presentations that do not require preservatives, thimerosal has been used in some immunoglobulins preparations, antivenoms, skin tests, antigens, and ophthalmic and nasal products in addition to some vaccines। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब हम क्या कह रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव्स को फेज आउट करने के लिए क्या करते हैं कि सिंगल डोज यूज कर लो। ठीक है, सिंगल डोज यूज करें। सिंगल डोज यूज करने का क्या फायदा होगा? यूज की, वाइल्ड फेंक दी। ठीक है, तो एक तो ये इसकी वजह से ये फेज आउट हो रहा है। दूसरा ये है कि इसको वैसे भी हम नॉर्मली भी यूज कर रहे हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हैं, नेजल ड्रॉप्स हैं, नेजल स्प्रेस हैं, उनके अंदर यूज किया जाता है। एंटीवेनम्स जो नहीं होते, एंटीवेनम्स का मतलब एंटीवेनम्स जो स्नेक बाइट उसके अगेंस्ट नॉर्मली क्या करते हैं कि एनिमल्स के अंदर से लिए जाते हैं, ये एंटी वेनम्स लिए जाते हैं। ठीक है, ये सिरम प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं और ये यूज की जाती है अगर किसी को स्नेक बाइट वगैरह हो, तो उसके अंदर भी ये प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। देन स्किन टेस्ट एंटीजेंस होते हैं जो डिफरेंट एलर्जीज को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डिफरेंट एंटीजेंस के अगेंस्ट एलर्जीज को टेस्ट करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। फिनोल, बड़ा नाम सुना होगा, घर में सफाई करते हैं फिनाइल। सुबह सुबह मैं आई हूँ तो मेरे ऑफिस में सारी इसकी स्मेल आ रही थी। तो फिनोल करंटली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन 3 अप्रूव्ड अवेलेबल वैक्सीन। इसमें न्यूमोवैक्स है आपके पास, न्यूमोवैक्स 23 किसके लिए होगा? न्यूमोकोकल डिजीज के लिए है, और काज्ड बाय द 23 सीरोटाइप्स कंटेन्ड इन द वैक्सीन। एक वैक्सीन के अंदर 23 सीरोटाइप्स मौजूद है। टाइफिम 6, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफाइड की वैक्सीन है। टाइफाइड फीवर एंड ए कैम 2000 फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ईच ऑफ दीज वैक्सीन कंटेन 0.25% फिनोल, 0.25% phenol. These vaccines are not recommended for routine use by the CDC and Advisory Committee on Immunization Practices. Phenol is used in a variety of consumer products including mouth washes में होता है, throat lozenges में होता है, throat sprays में होता है, तो we can assume के ये generally safe है इतनी कम amount के अंदर। ठीक है, बेंजीथोनियम क्लोराइड, ये भी एक केमिकल है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड in over-the-counter hand and body washes. This preservative is currently used in only one FDA-approved vaccine, that is Biothrax, for the prevention of disease caused by Bacillus anthracis. Anthrax होता है ना, anthrax का नाम सुना? बायोटेररिज्म में भी इसका नाम आता है। तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास है बायोथ्रैक्स के नाम से वैक्सीन, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, और ये सेफ है क्योंकि बॉडी वॉशेस वगैरह के अंदर यूज हो रहा है। देन प्रिजर्वेटिव से आगे चलते हैं और स्टेबलाइजर्स की बात करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? अब एक चीज है जिसको हमने लॉन्ग टर्म रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज फैक्ट्री से आई, हमारे पास पहुंची, हमने यूज की और वाइल फेंक दी। नहीं, हमने इसको रखना है। ठीक है, अपने पास। तो क्या होता है कि ये हेल्प द एक्टिव इंग्रेडिएंट वैक्सीन एंड कंटिन्यू टू वर्क व्हाइल द वैक्सीन इज मेड, स्टोर्ड एंड मूव्ड। इस सारे प्रोसेस के अंदर इसको स्टेबलाइज रखेगा। ठीक है, स्टेबल रखेगा। Sometimes trace amounts of some ingredients that are needed to produce the vaccine remain in the final product. Examples of these non-harmful ingredients include cell culture growth material, जैसे कि eggs के अंदर, ठीक है, सेल कल्चर किए जाते हैं, वैक्सीन को ग्रो करने के लिए एग्स यूज किए जाते हैं टू हेल्प ग्रो द वैक्सीन एंटीजेंस। ठीक है, एग क्यों यूज करते हैं? सॉरी, एग क्यों यूज करता है? यार न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ मौजूद है, एक पूरा चिकन निकल आता है उसके अंदर से। ठीक है, तो वायरसेस को ग्रो करने के लिए कितना अच्छा मीडियम है। ठीक है, एंटीजेंस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। तो होता क्या है कि कई दफा उनका जो पार्ट है, जिन सेल कल्चर्स को आप यूज कर रहे हैं, वो आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इनएक्टिवेटिंग जर्म किलिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड टू वीकन और किल वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स इन द वैक्सीन। फॉर्मल्डिहाइड और कहाँ यूज होता है? कॉप्सेस के लिए ना, प्रिजर्व है, लाशें होती हैं जो हमारी ये हम करते हैं डायसेक्शन वगैरह,
तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स लाइक नियोमाइसिन टू हेल्प कीप आउटसाइड जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग इन द वैक्सीन, यानी एंटीबायोटिक्स भी डाली जाती है। हमने बात की ना कि होता क्या है कि वैक्सीन के अंदर अगर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे तो उसकी वायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वैक्सीन की अगर बात करें तो हमारे पास जो हेटेरोलोगस वैक्सीन होती हैं कि पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट वन। ठीक है, कि हमने जैसे कहा कि काउ पॉक्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया और हमें इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट मिली? ठीक है, तो हमने डिफरेंट के अगेंस्ट किया है, सेम नहीं किया। ठीक है, the vaccines are pathogens of other animals that either do not cause disease or cause mild disease in the organism being treated। इसमें हमारी सबसे पहले काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वाली एग्जांपल थी। ठीक है, फिर बीसीजी वैक्सीन है, माइकोबैक्टीरियम बोविस है, जो कि हमें माइटेरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है। देन वी टॉक अबाउट होमोलोगस वैक्सीन, वन एंड यूज अगेंस्ट दी सेम, यानी हमने जो लिया ऑर्गेनिज्म उसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे कि एनिमल से लिया और यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो तरह की आ जाती है, रूटीन वैक्सीन और इंडिकेटेड वैक्सीन। रूटीन वैक्सीन वो है जो हम नॉर्मल इम्यूनाइजेशन में देते हैं, बच्चों को 5 साल करते हुए हैं। ठीक है, इंडिकेटेड क्या होती है, जब कोई स्पेशल कंडीशन आ जाए, जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलर्स डायरिया के लिए हम वैक्सीनेशन कर देते हैं, या किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जहाँ पे एंडेमिक है कुछ चीज़, तो उसके अगेंस्ट हम उसको वैक्सीन दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रूटीन वैक्सीन आती हैं, दे आर वेल टॉलरेटेड, प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस एंड वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन। इसमें डिप्थीरिया, पोलियो, मीजल्स, मम्स है, सेफ है, तभी सब पॉपुलेशन को दी जाती है। ठीक है, तो सेफ्टी इतनी ज़्यादा होती है और ये अच्छी प्रोटेक्शन देती हैं। Most people think of these as childhood vaccines that you get before starting school, but some vaccines are routinely recommended for adults and some are recommended every year, जैसे कि हमारी फ्लू वैक्सीन है, और every 10 years जैसे कि हमारा टेटनस बूस्टर है। ठीक है, अभी दोनों का फर्क पता चल गया। हम अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंसिडरेशन में आती हैं? ठीक है, उसमें सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोजेनेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कैसे देनी है हमने, ठीक है, टाइम, क्विकनेस, लॉन्गिविटी। ठीक है, जल्दी इफेक्ट दे और देर तक दे। ठीक हो गया? अच्छा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है? ठीक है, एंटीजेनिक वेरिएशन कैसी है उस एरिया में, ऐसा ना हो कि हम एक या गैस दे रहे हैं और किसी और वो वहां पे 10 ट्रेस फिर रही हैं। ठीक है, तो फिर वैक्सीन देना यूजलेस है। देन टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है हमारी, स्टोरेज कंडीशंस हमारे पास कैसी मौजूद हैं, और कॉस्ट कितनी है। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर हमेशा होता है। वैक्सीन के बेनिफिट्स, प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी, रिड्यूस्ड एक्सपोजर, डिजीज प्रिवेंशन, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और हर्ड हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिजीज प्रिवेंशन आइदर इंडिविजुअल लेवल पे होगी, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि कम्युनिटी में सारी कम्युनिटी को दी जाती है, या फिर हर्ड इम्यूनिटी, इतने लोग हम इम्यून कर दें, इतने लोगों की वैक्सीनेशन कर दें जिसमें हम हाई रिस्क पेशेंट्स पहले लेते हैं, हाई रिस्क पॉपुलेशन लेते हैं, और फिर इतना सफिशिएंट नंबर होना चाहिए कि चेन ब्रेक हो जाए, यानी उसका स्प्रेड डिजीज का खत्म हो जाए। ठीक है, देन अगेन कॉस्ट मैटर करती है। ठीक है, कॉस्ट कैसे, एक चीज है उसको ट्रीट करने में बहुत खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन उसकी प्रिवेंशन, अगर आप एक ही दफा वैक्सीन देते हैं और वो प्रिवेंट हो जाती है, तो क्या कॉस्ट इफेक्टिव है? ये है ना कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, एक चीज है जो रिकरेंट हो रही है, जैसे हम सैलुलर टाइफी की बात कर रहे थे कि रिकरेंट हमारी सोसाइटी में, हमारी हमारी इसमें हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा कि इससे बेहतर कि इनको वैक्सीन दे दो, इंस्टेड के एंटीबायोटिक्स का इतना खर्चा होगा। ठीक है, अच्छा, इम्यूनाइजेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? जीनोटाइप ऑफ रिसिपिएंट, जेंडर, सॉरी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? इम्यून सिस्टम किसका है? बंदे का अपना। उसकी जेनेटिक्स अच्छी होंगी तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है, और जेनेटिक्स में वेरी कर पर्सन टू पर्सन। Major factor that determines immune responsiveness, some substances are immunogenic in one species but not in another। किसी में करते हैं और किसी में नहीं करेंगे स्पीशीज में। ठीक है,
Similarly, some substances are immunogenic in one individual but not in others. एक में अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, दूसरे में अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहे, एक में इम्यून सिस्टम को अच्छा एक्टिवेट कर रहे हैं और दूसरे में स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे। MSC gene products which function in processing and presenting of antigen influence response towards antigen genes that code B cell and T cell are also receive immunogenicity। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। और उसमें सबसे पहले रिसेप्टर कौन सा आता है? मेजर हिस्ट्री कंपार्टमेंट। अगर उनकी जीन्स अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है किसी बंदे की, तो इम्यूनिटी एक्टिवेट, ठीक है। अगर एक्टिवेट होगी उसके बाद कौन से सेल्स आते हैं उसमें? फैक्टर सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स। अगर उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है तो भी इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से स्टिमुलेट नहीं होगा। ऑल्सो द जीन्स कोडिंग प्रोटीन्स फॉर वेरियस रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इनसफिशिएंट डोजेज ऑफ इम्यूनोजन विल नॉट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स, आइदर इट फेल्स टू इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स एंड लीड्स टू अ स्टेट ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। होगा क्या कि इम्यून सिस्टम कहता है आई है कोई बात नहीं, ठीक है, टॉलरेंस है, इतनी डोज खैर है, इस पे मैं एक्टिवेट ही नहीं होता। कन्वर्सली एक्सेसिवली हाई डोज विल आल्सो लीड टू अनरिस्पॉन्सिवनेस और टॉलरेंस, ठीक है। बहुत हाई भी दे देंगे तो ओवरकम कर जाएगा इम्यून को, इम्यून सिस्टम को। जब ओवरकम कर जाएगा तो आपको सफिशिएंट स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा? टॉलरेंस हो जाएगी। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन को? सिंगल डोज इज नॉट सफिशिएंट टू डेवलप इम्यून रिस्पांस, हाउएवर बूस्टर डोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनहांसेस इम्यूनोजेनिसिटी। आपको वो ग्राफ याद है जो हमने देखा था, जिसमें पहली डोज में क्या था, कर्व छोटी थी, और सेकंड एक्सपोजर में क्या था, एकदम से बूस्ट आता है। पहले एक्सपोजर में 7 दिन लगे थे आने में, और सेकंड एक्सपोजर में इमीडिएट इफेक्ट आ गया था आपका, ठीक है। तो ये क्या है कि सिंगल डोज काफी नहीं है, सेकंड एक्सपोजर ज्यादा बेहतर आपको प्रोटेक्शन देगा। एडमिनिस्ट्रेशन रूट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। ऑरली टाइम लगेगा, इंजेक्शन में क्या होगा? फॉरन, ठीक है। इनटू द स्किन इनहेल ट्रांस इंट्रानेजली, सॉरी, दिस सबक्यूटेनियस रूट इज बेटर देन द आईवी और इंट्रागैस्ट्रिक रूट्स। सबक्यूटेनियस में क्या है, सबसे अच्छा है आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। आईवी और इंट्रागैस्ट्रिक दोनों रूट्स से, क्योंकि दोनों कहाँ से पास होकर जाएंगे? लिवर से, टाइम लगेगा। एडजुवेंट्स, इसमें कौन सा एडजुवेंट यूज हो रहा है, ठीक है, आर डिजाइन टू इम्प्रूव पुअरली इम्यूनोजेनिक वैक्सीन। कुछ इसी तरीके से हम बनाते ही एडजुवेंट्स ऐसे हैं कि वो इसकी एफिकेसी को, इसकी स्टिमुलेशन जो इम्यून सिस्टम की है उसको बेहतर कर देगा, खुद भी ऐसा इम्यूनोजन काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर फंस गया। अच्छा, सिटी के लिए आप क्या करते हैं कि एडजुवेंट्स ऐड कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि एक वैक्सीन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? एडजुवेंट्स एडजुवेंट्स ऐड कर देंगे, जो कि इवेंचुअली क्या करेगा कि स्टिमुलेशन को बेहतर कर देगा। हमारे पास किस किस तरह के एडजुवेंट्स मौजूद है, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे पहले हमने कहा ना, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसमें एल्यूमिनियम, पोटाशियम, सॉरी फॉर सम रीजन ये बात हो गया। हाँ, और शायद मुझे लग गया तो इसको फील हो रहा है कि अब जो है ना बस कर देना चाहिए है। मैं थक गई हूँ वाकई, लेकिन मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना, 2-3 स्लाइड्स रहेंगे जस्ट। पावर पॉइंट ही बंद हो गया।